हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अगर आपने मेरा इथेनॉल वाला वीडियो देखा होगा देन यू माइट बी वेटिंग फॉर दिस वीडियो फॉर लॉन्ग आई गेस, बिकॉज बहुत पहले ही किसी ने मुझसे पूछा था जब मैंने इथेनॉल पे वीडियो रिलीज किया था अराउंड लास्ट दिसंबर में, एंड द कॉल वाज एग्जैक्टली ऑन द टाइम। और वहां से बलरामपुर चीनी और धामपुर शुगर जैसे स्टॉक डबल हो चुके हैं। तो प्राज के बारे में भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मेरा क्या मानना है प्राज के बारे में। तो प्राज पे मैंने ऑलरेडी ट्रैकिंग पोजीशन ले रखी थी, बट इस बिजनेस को स्टडी करने में मुझे काफी टाइम लगा, बिकॉज प्राज इज नॉट जस्ट वन इंडस्ट्री। इसमें इतने सारे सब सेगमेंट हैं, हर एक चीज को समझने के लिए एक अलग ही लेवल पे जाकर के एनालाइज करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट टुक टाइम एंड आई एम गिल्टी ऑफ इट, बिकॉज आई थॉट कि मैं थोड़ा पहले ही इस पे रिलीज करूंगा, बट प्राइसेस हैज नॉट मूव्ड फॉर लास्ट 5-6 मंथ, तो आई एम श्योर वी आर नॉट लेट। वैसे भी मेरे हिसाब से ये एक 10 ईयर लॉन्ग स्टोरी है। तो प्राज को मैं एनालाइज करूंगा विथ अ वेरी लॉन्ग टर्म फोकस। क्या ये कंपनी 5 साल के लिए इन्वेस्टेबल है? अगर आप साधन पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक जरूर पहुंच पाए। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बिकॉज 30-40 ईयर्स ओल्ड बिजनेस है और इसने काफी नए नए सेगमेंट में वेंचर आउट भी किया है, और उसे तो इसलिए इस वीडियो को मैं थोड़ा सा बाइफर्केट करूंगा इनटू 3 सेगमेंट्स। तो पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे ये किस किस बिजनेसेस में प्रेजेंट हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, इस कंपनी की जर्नी को समझेंगे सेकंड लेग में, और थर्ड लेग में कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। एंड सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनालिसिस और सेगमेंट वाइज बिजनेस में प्राज कैसा कर रहा है। तो प्राज ऑपरेट्स इनटू 3 सेगमेंट्स। नंबर 1 इज बायो एनर्जी, सेकेंड इज इंजीनियरिंग बिजनेस एंड थर्ड इज हाई प्योरिटी। तो बायो एनर्जी में ब्रॉडली दो सब सेगमेंट में ऑपरेट करता है। वन इज इथेनॉल बेस्ड बिजनेस एंड सेकेंड इज बायो मोबिलिटी। तो इथेनॉल बेस्ड बिजनेसेस को आप दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। वन इज 1G प्लेटफॉर्म, सेकेंड इज 2G इथेनॉल बिजनेस। बायोमोबिलिटी ऐसा सेगमेंट है जिसमें प्राज इज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर, जहां पे वो नए नए तरीके के जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स मार्केट में आए हैं, जैसे बायोफ्यूल हो गया या रिन्यूएबल नेचुरल गैस या एविएशन फ्यूल में भी इनोवेशन हो रहा है, जो प्राज इज लीडिंग द पैक। सो वो इनोवेटिव बिजनेस है। यहाँ पे भी एक वॉल्यूम प्ले दिख रहा है मुझे एक सब सेगमेंट में, जो कि रिन्यूएबल नेचुरल गैस का सेगमेंट है। तो वहां से भी काफी अच्छा बिजनेस आने की उम्मीद है। तो लेट्स फर्स्ट डिकोड द 1G इथेनॉल प्ले। तो 1G यानी फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल, जिसमें कि अगर मैं ब्रॉडर टर्म्स में बात करूं तो जो भी इथेनॉल प्लांट्स आज देखते हैं मार्केट में वो ऑलमोस्ट 99% 1G प्लेटफॉर्म ही है। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है ऑन इथेनॉल, देन यू नो दैट इथेनॉल इज इन डिमांड बाय ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एंड रीजन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोइंगली ये डिसाइड किया है दैट वी डोंट वांट टू बी एन ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी। इसीलिए ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ फ्यूल को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो कि ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज में हुआ, उसकी एक केस ब्राजील इज अ केस स्टडी इटसेल्फ। इंडिया में भी इथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और नितिन गडकरी इज एट द फोर फ्रंट ऑफ दीज थिंग्स। इथेनॉल की अगर हम बात करें तो फ्रॉम 2014 टू 2021 यानी पिछले 6 सालों में ब्लेंडिंग जो है वो 1% से बढ़ के 8.5% तक हो गई है। सो अराउंड 8x काइंड ऑफ ग्रोथ हुआ है फ्रॉम पॉलिसी साइड। और गोइंग फॉरवर्ड भी एक एस्टिमेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि गोइंग फॉरवर्ड भी जो ब्लेंडिंग रेट है बाय ईयर 2026 जो है 20%, यानी E20 का टारगेट है, यानी इथेनॉल 20। यानी अगर आप 1 लीटर फ्यूल भराने जाते हैं अगर पेट्रोल पंप में, देन 200 मिलीलीटर वुड बी इथेनॉल। करेंटली इट इज 85 मिलीलीटर आउट ऑफ 1 लीटर इज इथेनॉल। सो 8.5 से 20 का जंप होने वाला है। एंड वी हैव सीन अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 1 to 8। सो 1 to 8 की जर्नी को डिकोड करूंगा व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग प्राज का बिजनेस मॉडल। अभी भी हमारे पास एक लंबा रनवे है फ्रॉम 8 to 20, अराउंड 2.5x का इंडस्ट्री ग्रोथ हमारे सामने है। और इसीलिए ब्लेंडिंग रेट के बढ़ने से जो डिमांड आने वाली है दैट इज गोइंग टू बी मल्टी फोल्ड। आज के डेट में रिक्वायरमेंट जो है 437 करोड़ लीटर की इथेनॉल की रिक्वायरमेंट है, जो कि 26 में अगर हम बात करें तो 1016 करोड़ लीटर हो जाएगी। सो 2.5x का वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ हम देखने वाले हैं इस इंडस्ट्री में। So is 1G ethanol is basically the bread and butter for Praj, because Praj commands 65% market share of Indian ethanol business। तो इथेनॉल दो तरीके से बन सकता है, सुगर केन से एंड
अनाज से। तो दोनों तरीके के जो प्रोड्यूसर हैं दे टेक हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइडर ईपीसी कंपनी लाइक प्राज, बिकॉज दे हैव द टेक्नोलॉजी और वो इनोवेट भी करते रहते हैं। अगर रिसेंटली आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो प्राज ने पाया कि बहुत सारे जो शुगर केन जूस होते हैं वो 4 आवर्स के बाद उनकी यूजफुलनेस कम होती जाती है और थोड़े सड़ने लगते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा केमिकल प्राज ने डेवलप किया है जिससे इनकी ये जो है यूजफुलनेस कैन बी लोंगेटेड टू 6 मंथ्स। तो एक सिंपल सा छोटा सा कंपाउंड, एक छोटा सा सॉल्यूशन कैन हेल्प द इंडस्ट्री ग्रो। ये किसी बहुत सारे बिजनेस मॉडल को भी चेंज कर सकता है, बिकॉज वी डोंट नीड शुगर केन जस्ट इन टाइम। वी कैन स्टोर शुगर केन का भाव अगर कम है तो शुगर केन जूस ले रख लिया और उसको इथेनॉल की जब जब रिक्वायरमेंट हुई तब तक हम उसे प्रोसेस कर सकते हैं। सो द समरी इज दैट प्राज इज मार्केट लीडर एंड अ जेन्युइन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइडर जो इनोवेट कर रहा है। सो आई डोंट सी एनी स्टॉपेज हियर। कोई नियरेस्ट कॉम्पिटिटर भी मेरी रिसर्च में नहीं आया। कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इन 1G बिजनेस आपको अगर पता चलता है तो प्लीज कमेंट में लिखें। आई वुड लव टू एक्सप्लोर दैट। और प्राज ने ये एडवांटेज ओवर अ डेकेड बिल्डअप किया है, तो एक हाई एंट्री बैरियर प्राज ने क्रिएट कर रखा है इस बिजनेस। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ इथेनॉल। इसमें बेसिकली फीड स्टॉक जो कि हम इनपुट डालते हैं इन द मशीन टू गेट इथेनॉल, आउटपुट तो इथेनॉल ही आएगा चाहे 1G हो या 2G हो, बट फीड स्टॉक इज चेंज और फीड स्टॉक चेंज है तो मशीन भी चेंज होगी। और कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है 2G इथेनॉल में अराउंड 5x हो जाती है। जहां हम 200 करोड़ में एक डिसेंट गुड साइज इथेनॉल प्लांट बना लेते हैं, वहीं एक 2G इथेनॉल प्लांट बनाने के लिए ऑफ सिमिलर स्केल अराउंड 1000 करोड़ का कैपेक्स लगता है। 2G इज स्टिल इन द ऑफिंग। अभी 2G प्लांट जो है बने नहीं है इंडिया में एंड प्राज इज एट द फोर फ्रंट ऑफ इट। और प्राज के पास ही सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, दे आर trying to implement it and as soon as वो लोग कंप्लीट करते हैं ये प्रोजेक्ट्स, इनके पास और भी बहुत सारे बिजनेसेस आएंगे। जस्ट पहले समझ लेते हैं 2G क्या होता है। 2G में बेसिकली वेस्ट से एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा बायो फ्रेंडली सॉल्यूशन है, ESG फ्रेंडली सॉल्यूशन है। बिकॉज हम यहाँ पे जो फीड स्टॉक यूज करते हैं वो है केन ट्रैश, यानी शुगर केन से जो बचे हुए उसकी जो मोलासेस होते हैं, बैगैसेस होते हैं, उसे यूज करते हैं। कॉटन की जो स्टैक होती है जो कि हम कॉटन लेकर के और उससे फेंक देते हैं, जो तना होता है उसे यूज करते हैं। जो कॉर्न का जो फल होता है जिसे उसे मकई निकालने के बाद जो भुट्टी जिसे कहते हैं आम भाषा में, उससे भी एनर्जी बनाई जा सकती है। साथ ही पुआल से भी बनाए जा सकते हैं, चाहे वो राइस के हो या गेहूं के हो। तो ये 4-5 नए आइटम जो हैं वो अभी प्लेटर्स पे हैं जिससे कि एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड प्राज इज देयर टू हेल्प ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज सच एज IOCL, HPCL, BPCL टू डू दिस प्रोजेक्ट। अभी प्राइवेट प्लेयर्स इसमें नहीं आए हैं, बट जैसे ही टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम होगी तो प्राइवेट प्लेयर भी आएंगे और तब प्राज और ज्यादा वॉल्यूमेट्रिक प्ले कर पाएगा। 2G इथेनॉल की अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो अभी 3 प्रोजेक्ट ही अनाउंस हुए हैं जो कि HPCL, IOCL और BPCL ने किया है। तो इन सब की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है दैट वेरीज अराउंड 700 to 750 करोड़, और उसमें जो प्राज को जो बिजनेस मिलेगा दैट वॉल्यूम वुड बी रफली 200, 250, 300 करोड़ ऑफ वॉल्यूम। सो जैसे जैसे नए 2G प्लांट्स आएंगे तो इनको 1/3 काइंड ऑफ वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर बुक में ग्रोथ होगा। ऐसा नहीं है कि प्राज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इंडियन शुगर इंडस्ट्री और इंडियन इथेनॉल प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं है। प्राज का बिजनेस जो है वो काफी डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। रफली ये 70% डोमेस्टिक पे डिपेंडेंट है, 30% का बिजनेस जो है बाहर से आता है। तो बाहर सबसे पहला बिजनेस सेगमेंट है, इनका कैचमेंट एरिया है इज नेबरिंग कंट्रीज जैसे थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार। ये सब कंट्रीज भी विच आर सिमिलर टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जी डिपेंडेंस और एग्रीकल्चर सेटअप। तो वहां पे भी सेम स्टोरीज है, वहां पे भी इथेनॉल को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि ब्लेंडिंग रेट्स जो है वो अक्रॉस कंट्रीज डिफरेंट हैं। थाईलैंड की जो गवर्नमेंट है वो उसने 14% से 18% कर दिया है इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट। सो जो कि हमसे आगे हैं इन टर्म्स ऑफ, हम अभी 8% पे हैं और 20 की तरफ देख रहे हैं। दे आर ऑलरेडी एट 14% एंड लुकिंग एट 18%। अब दूसरा जो कैचमेंट एरिया है इनका वो है साउथ अमेरिकन मार्केट। साउथ अमेरिकन मार्केट में अर्जेंटीना, बोलीविया। तो बोलीविया में जो है EBP का टारगेट 20% की तरफ मूव कर गया है। दे हैव ऑलरेडी सेट दिस टारगेट, तो पॉलिसी सपोर्ट वहां पे मिल रहा है। बोलीविया में भी वैसे ही सपोर्ट मिल रहा है। EU में ESG इज अ वेरी पावरफुल थीम आउट देयर। यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के बीच में एक बारकेडिंग की गई है कि आप फर्स्ट जनरेशन बायो 7% से ज्यादा ब्लेंड नहीं कर सकते और एडिशनल 5% हैज टू कंपल्सरी कम फ्रॉम सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल यानी 2G इथेनॉल से। 2G के लिए भी वहां से पुश आ रहा है। तो IC जैसे इंडिया में ये अगर
सक्सेसफुली प्राज इम्प्लीमेंट कर देते हैं IOCL BPCL के प्लांट्स, देन दे कैन गो टू यूरोपियन मार्केट और वहाँ पे उनके पास एक प्लेइंग फील्ड होगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है यूरोप में टुवर्ड्स ग्रीनर फ्यूल, और प्राज हैज ऑल द टेक्नोलॉजीज, साथ ही उनके पास इंडियन मार्केट का एक्सपीरियंस भी होगा, देन दे वुड बी एन अनस्टॉपेबल EPC प्लेयर ग्लोबली। तो जब 2G रिफाइनरी इतनी महंगी आती है तो 2G रिफाइनरी से नॉट जस्ट इथेनॉल, नॉट जस्ट फ्यूल, बट कुछ केमिकल भी बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। सो बेसिकली इसमें रॉ मटेरियल जो होता है, जो हमने इतने सारे वेस्टेज देखे, दे कैरी अ बायोमास। उसमें कार्बन होता है। अब वो कार्बन 3 तरीके का होता है, वन इज हेमीसेल्यूलोज एंड सेकेंड इज सेल्यूलोज एंड थर्ड इज लिग्निन। हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज होता है, उससे फ्यूल एंड केमिकल्स बनते हैं। 2/3 ऑफ द वेस्टेज जिसे हम फेंक देते हैं, उसमें से एनर्जी और केमिकल दोनों प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो एनर्जी के बारे में तो हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं केमिकल्स की। तो फॉर एग्जाम्पल मकई का जो फल होता है, जिसे उसकी जो छिलके होते हैं, जैसे एयर्स ऑफ मेज, उसको अगर आप प्रोसेस करें तो उससे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिकल बाहर निकलता है, एंड दैट हैज बीन डन बाय प्राज। सो बेसिकली इस 2G रिफाइनरी में इस रिफाइनरी में एक प्रोसेस होता है जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं। तो रेसिड्यू को, वेस्टेज को फर्मेंट करते हैं यूजिंग केमिकल्स, तो उसके बाद फिर सेपरेट करते हैं, और उसके बाद जो इम्प्योरिटीज को हटाने के बाद एक फाइबर ग्रेड मोनोमर मिलता है। पॉलीमर होते हैं जिससे कि ये कपड़े बने होते हैं, मोनोमर आर जस्ट सिंगल यूनिट ऑफ दोज फाइबर्स। तो उस मोनोमर को और भी चीजों, और भी दूसरे केमिकल के साथ मिला करके प्रॉपर आप फाइबर बना सकते हैं। कारपेट्स, रग्स, ऑटोमोटिव कारपेट या रेसिडेंशियल कारपेट में भी इसे यूज किया जाता है। अब दूसरा सेगमेंट जो है वो बायोमोबिलिटी का है। बायोमोबिलिटी में रिन्यूएबल नेचुरल गैस, बायोडीजल एंड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ये 3 सब सेगमेंट है। सबसे पहले रिन्यूएबल नेचुरल गैस की बात करता हूँ, तो इसे कॉम्प्रेस्ड बायोगैस भी कहते हैं, जिसे CBG कहते हैं। CBG इज बेसिकली बायोगैस ही है, उसका एडवांस वर्जन है। तो बायोगैस को और फर्दर कंप्रेस करते हैं थ्रू एन एनारोबिक डिकम्पोजिशन, यानी बिना एयर के उसको डिकम्पोज करते हैं। तो इसमें इनपुट जो फीड स्टॉक होता है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट या कोई भी एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, उसे बिना ऑक्सीजन, बिना हवा के डिकम्पोज करते हैं, और उसे कंप्रेस करके जो मीथेन बनती है उसे बोलते हैं CBG। इट्स अ डिफरेंट नेचर, और इसका बेनिफिट ये है कि इसमें जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो CNG से 10% हाइयर होती है। CNG का रॉ मटेरियल यानी नेचुरल गैस जो है वो इंडिया में बनता नहीं है, तो नेचुरल गैस हम इंपोर्ट करते हैं। सो एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल, तो इसको भी पॉलिसी सपोर्ट काफी मिला हुआ है, उसकी मैं बात करूंगा आगे। और ये एक ग्रीन फ्यूल है फॉर ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेक्टर्स। तो प्राज की सुपीरियरिटी इसमें यह है कि प्राज ने एक लाइसेंस टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसे रेन गैस कहते हैं, जो कि इनकी प्रोप्राइटरी टूल है, और दे हैव कमीशन्ड ओवर 40 प्लांट्स इन इंडिया। इससे जो आउटपुट निकलता है वो इनके कॉम्पिटिटर के प्लांट से 30% ज्यादा होता है, यानी 1/3 more powerful, more energy generative होता है, because they have developed a unique microbial culture। जो फर्मेंटेशन की हमने बात की, फर्मेंटेशन में जो माइक्रोबियल यूनिट्स यानी जो बैक्टीरिया लगती है, वो इनके पास इन्होंने एक प्रोप्राइटरी डेवलप की हुई है, उसके कारण वो ज्यादा एफिशिएंटली एनर्जी को कन्वर्ट कर पाते हैं। उससे भी रेसिड्यू जो बचता है, जिसे मैन्योर की तरह यूज किया जा सकता है। और खास बात यह है कि ये ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड मैन्योर हो। तो ऑर्गेनिक मैन्योर की मार्केट भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में क्वालिफाई हो जाता है, तो उसकी मार्केटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो आई सी इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर वेस्ट ट्रीटमेंट कंपनीज, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज, एंड आई थिंक इट विल पिक अप इफ प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पॉलिसी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन की है विथ लीडिंग ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी OMCs के साथ, और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स सच एज प्राज। और इस प्रोग्राम को उन्होंने नाम दिया है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, SATAT। तो एजेंडा है इस मिशन का कि टू सेट अप 5000 CBG प्लांट्स बाय ईयर 24, यानी नेक्स्ट 2 years में 5000 CBG प्लांट्स होंगे। करंटली 600 CBG प्लांट्स पे काम हो रहा है, और आउट ऑफ 5000 1500 ही अभी ऑन पेपर आए हैं, उसमें से 600 इज ऑलरेडी अंडर प्रोसेस, डिफरेंट स्टेजेज ऑफ कमिश्निंग, और सिर्फ 900 प्लांट जो आएंगे उसकी बात करें तो बिजनेस वॉल्यूम वुड बी 30,000 करोड़ प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा टोटल।
उसमें से सर्टेन पोर्शन विल डेफिनेटली कम टू प्राज। अब दूसरा मेजर फोकस इस कंपनी का है वो है इंजीनियरिंग बिजनेस। इंजीनियरिंग बिजनेस में ये कंपनी काफी सालों से है, उसको सब सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट एंड किट्स। तो इन्होंने इस बिजनेस को 2008 में सेटअप किया है एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, और बेसिकली दे स्टार्टेड केटरिंग टू ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, पावर, केमिकल एंड फूड एंड फार्मा एंड रिसेंटली बायोटेक। अब बात करते हैं ब्रेवरी इंडस्ट्री की। ब्रेवरी बिजनेस जो है इनका काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। यहाँ पे ये इंडिया में मार्केट लीडर है विद 70% मार्केट शेयर। सो अगर 3 बियर की बोतल इंडिया में बन रही है उसमें से 2 जो है प्राज के बनाई हुई फैक्ट्री से निकल रही है। तो इनके पास जो एज है वो ये है कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं इनके पास, जो बुचर, फिल्ट्रॉक्स हैं और म्यूरा हैं। दीज आर इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर। तो ये प्राज के लॉन्ग टर्म पार्टनर हैं और इनकी टेक्नोलॉजी लॉन्ग स्टैंडिंग है, इसीलिए client prefer Praz over others because of their technological collaborations with them. Rich clientele है like Heineken, Sab Miller, United Breweries। और एक फायदा इनके साथ ये है कि Heineken and all are international brands, so वो इनको एक एज देते हैं इंडिया में। इन्होंने जो प्रोजेक्ट कर लिए, अब वो दे आर गोइंग विथ Heineken Africa because Africa is diametrically opposite to India in terms of seasonality of this brewery business। इंडिया में फेब टू जुलाई प्रोडक्शन होता है ब्रेवरी का, तो उसके पहले आप कंस्ट्रक्शन करते हैं। और अफ्रीका में जस्ट अपोजिट सितंबर टू दिसंबर इज ब्रेवरी सीजन, तो उसके पहले कंस्ट्रक्शन ईपीसी का काम ज़्यादा होता है। सो एक कॉम्प्लीमेंटैरिटी है बिटवीन दीज टू मार्केट। इसीलिए शिशिर जोशीपुरा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि दे आर फोकसिंग ऑन अफ्रीकन मार्केट बिकॉज ऑफ सो दैट ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो एक्शन में आए। बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज इन द सेंस दैट सेम पीपल हु कैन इंस्टॉल अ प्लांट, अ गुड ब्रेवरी प्लांट इन इंडिया, 6 महीने में वो यहाँ काम करेंगे, 6 महीने वो अफ्रीका में जाकर काम कर सकते हैं। सो दैट्स द वे दे आर यूटिलाइजिंग देयर वर्कफोर्स। इंजीनियरिंग बिजनेस का थर्ड लेग है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ZLD जिसे कहते हैं। ये इस कंपनी का फोकस एरिया भी है। तो इसमें बेसिकली कंपनी प्राज जो है इट ट्राइज टू कैटर टू वेरियस सेगमेंट्स सच एज फार्मास्यूटिकल्स, स्टील एंड पावर, केमिकल, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल एंड फूड एंड बेवरेज। तो ये सारे इंडस्ट्री के लिए ये कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं, जिससे कि पॉल्यूटिंग लिक्विड कंपनी के प्रीमाइस से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसमें ओवरऑल मार्जिन की मैं बात करूं तो दिस इज स्लाइटली लोअर मार्जिन बिजनेस कंपैरिजन टू द बायो एनर्जी का जो बिजनेस है, जो कि प्योर प्ले ईपीसी बिजनेस है। यहाँ पे भी ईपीसी है बट मार्जिन आर स्लाइटली लोअर बिकॉज इन बायो इथेनॉल एंड इथेनॉल बिजनेस प्राज इज द मार्केट लीडर। सो दे कमांड सर्टेन प्रीमियम, और बहुत सारे प्लेयर्स नहीं है जो कि बायो एनर्जी रिलेटेड ईपीसी करते हैं। तो प्राज के पास एक आर&डी, डेडिकेटेड आर&डी सेंटर है जिसे प्राज मैट्रिक्स कहते हैं। वहां पे दे कीप डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर मेकिंग लाइफ इजियर फॉर ऑल दिस कस्टमर्स। तो प्राज को उस बिजनेस में काफी अच्छा मार्जिन मिल जाता है। बट इंजीनियरिंग बिजनेस में इनका जो इक्विपमेंट है जनरली इज रिलेटेड टू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड वाटर ट्रीटमेंट। सो बेसिकली इस बिजनेस में जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए ये कैश फ्लो अर्निंग बिजनेस नहीं होता है। अगर आप केमिकल प्लांट बनाते हैं तो इन ऑर्डर टू गेन द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ग्रीन सिग्नल, यू हैव टू हैव दैट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज काइंड ऑफ फैसिलिटी, या ईटीपी होना चाहिए। तो दीज आर मैंडेटेड बाय गवर्नमेंट एंटिटी। तो यहाँ पे दीज आर नॉट रेवेन्यू ड्राइवर। मतलब आप बहुत अच्छा प्योरीफाई करते हैं, बहुत अच्छा वेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके लिए आप दिस कंपनी विल नॉट गेट पेड बेटर। सो इसीलिए ये दिस इज कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट फॉर देम, फॉर द कस्टमर। तो इसलिए यहाँ पे इस बिजनेस में इनको मार्जिन थोड़ा सा कम है। जबकि हम इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल, अगर आप इथेनॉल मैन्युफैक्चरर है, शुगर कंपनी है, तो आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर देयर टू willing to pay for the ethanol manufacture from the unit. So ethanol becomes a revenue center and wastewater and these equipments become a cost center. So revenue center में margin ज़्यादा होता है generally if you are supplying to revenue generating assets, and if you are supplying to all these mission critical equipment but not so revenue maximizing, तो वहाँ पे आपको मार्जिन थोड़ा कम लेना पड़ता है। और एग्जीक्यूशन टाइम इसमें जनरली 5 to 8 months का है for domestic orders, or for international orders it is around more than 10 months. प्राज की बिजनेस का 10% वॉल्यूम आता है हाई प्योरिटी बिजनेस से। तो व्हाट इज दिस हाई प्योरिटी? बेसिकली प्राज के बिजनेस को अभी तक आपने जो समझा है उसमें आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी कि समवेयर देयर बिजनेस वॉल्यूम इज ड्रिवन ऑन
government policies like or a seasonality is built in like sugar season पे dependent है. So Praz thought that why should not they diversify themselves from these kind of seasonality and cyclicality. उन्होंने 2014 में acquire किया था एक company that is a Pune based R&D based company called Neela System, producing pure water which was pharma grade. So pharma industry को supply करते थे. But in sync with Praz metrics now these capabilities has been enhanced. अब ये pharma and biotech industry को एक अलग तरीके से कटर कर रहे हैं. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग रिएक्टर्स लाइक बायोफार्मा रिएक्टर्स, नॉन स्टेराइल फॉर्मुलेशन प्लांट्स और स्टेराइल फॉर्मुलेशन प्लांट को सेटअप करने में दे आर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस. सो दिस इज बाय शेयर एफर्ट ऑन R&D अंडर द Praz मैट्रिक्स. ऐसा हो रहा है कि दे हैव अप्लाइड प्लांट्स मशीनरी टू US FDA एंड UK MHRA compliant systems. Leading players of bioreactors में you will see a name of Praz high purity systems. इसमें जो सबसे thriving area है वो है इनका fermentation business, क्योंकि they are excellent in terms of making fermentations. और लॉरस लैब को भी इन्होंने सप्लाई किया था. पिछले क्वार्टर में लॉरस हैज इंस्टॉल्ड अ ह्यूज फर्मेंटेशन सेटअप जिसमें Praz वाज हेल्पिंग देम आउट. सो जैसे ही ग्रोथ इन बायोलॉजिक्स होगा वैसे वैसे Praz के लिए बिजनेस वॉल्यूम विल ग्रो एज दे आर स्पेशलिस्ट इन सेटिंग अप बायोरिएक्टर. सो मैं आपके साथ एक मेंटल मॉडल शेयर करना चाहता हूँ. ये बेसिकली मैंने डिराइव किया है फ्रॉम येन लियो, एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर हैं. सो उनका मानना है कि there are 3 stages of a life cycle of a company. One is proof of concept, second is replication and third is maturation. So proof of concept जब कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में टेस्ट हो रहे हैं, मार्केट में डिफरेंट क्लाइंट्स आर टेस्टिंग इट और वो लर्निंग फेज में होता है और आफ्टर सर्टेन इटरेशन वो जो है वो मार्केट में एक्सेप्टेंस गेन करने लगता है. सो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज से बाहर निकलता है, कंपनी का प्रोडक्ट खुद को प्रूफ कर चुका होता है तो वो रेप्लिकेशन फेज में जाते हैं. एंड लास्ट स्टेज इज जब उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल का फैग एंड आने लगता है तो वो कंपनी मैच्योरिटी स्टेज में चले जाती है. येन लियो का मानना है कि मोस्ट मनी इज मेड व्हेन वी एंटर इनटू रेप्लिकेशन फेज. अगर कोई कंपनी अपने लाइफ साइकिल में रेप्लिकेशन फेज में है देन इट इज अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर एन इन्वेस्टर. अब इस कंपनी की जर्नी के बारे में बात करते हैं. तो मैं 3 सालों की बात करूंगा. 2016 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर दिस कंपनी क्योंकि इसी साल इथेनॉल को स्टेट सब्जेक्ट से हटा करके सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट में लाया गया. तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस पर अपने नए कानून बना सकती थी और उसके बाद ये इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम वगैरह आए. सो इथेनॉल को सेंट्रल के पास आना वाज क्रूशियल बिकॉज उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने इसको एक अलग लेवल पे ले गए और हम इथेनॉल 20 की बात कर रहे हैं, E20 की बात कर रहे हैं आज. 2016 में और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने जो कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किए वो 130 करोड़ लीटर का किया था, जो कि पहली बार इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ इथेनॉल वाज रिक्वायर्ड इन मार्केट. दैट वाज इक्विवेलेंट टू 5% ब्लेंडिंग. तो 2016 में ब्लेंडिंग रेशियो वाज स्टिल 5%, वॉल्यूम वाज डिसेंट. तो उसके बाद जो है Praz को बिजनेस वॉल्यूम मिलने लगे. तो दैट वाज अ ईयर. आप देख सकते हैं कि ऑर्डर इनटेक उनका 2016 में 1000 करोड़ का था. उसमें से रफली 58% इथेनॉल रिलेटेड बिजनेस था. इमर्जिंग बिजनेसेस जिसमें आज हाई प्योरिटी है या एनर्जी या इंजीनियरिंग बिजनेस उस समय इमर्जिंग बिजनेसेस थे. तो इंजीनियरिंग प्लस हाई प्योरिटी बिजनेस वॉज 30%. दैट टाइम ऑल्सो वो 30% एक्सपोर्ट कर रहे थे और उस समय इनका ऑर्डर बैकलॉग जो है वो 960 करोड़ का था. तो ऑर्डर बैकलॉग पे भी आप एक नजर डाल सकते हैं. उससे हमें पता चलेगा कि कितना वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर. सो 1000 करोड़ का उन्हें फ्रेश ऑर्डर मिला हुआ है और 1000 करोड़ का बैकलॉग है. So every year they were executing roughly 1000 crore of top line. 2019 was second crucial year for this company क्योंकि उस साल जो है blending rate was increased to 7.2%. 2019 में वो almost close थे to complete 7.2% की blending. उसके पहले blending was 4.22%. कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया एक स्कीम जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री जीवन योजना. उसमें उन्होंने 2G कमर्शियल इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए 1800 करोड़ का बजट अनाउंस किया, जिसके अंदर ये सारे OMCs को डायरेक्ट किया गया कि आप 2G इथेनॉल प्लांट सेटअप करें. पॉलिसी लेवल काम हो गया फॉर 2G इथेनॉल. सो 2019 में ऑर्डर बुक की साइज इनहैंस हुई by roughly 400 crore. FY19 they registered 1400 crore of new order. Or order backlog was still at 950, 900 odd.
सो इसका मतलब था कि कंपनी वाज एग्जीक्यूटिंग एट फुल स्पीड। 2021 इज अ ईयर जब टेक्नोलॉजी इथेनॉल के रेप्लिकेशन स्टेज में आ गए, जब क्योंकि आप ऑर्डर बुक साइज से ही पता चल जाता है, वी कैन सी द ऑर्डर बुक has grown to 1970 crore. इसमें मेजर ड्राइवर was the ethanol blending rate of 8.5%. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इथेनॉल की प्राइसेस को भी बाइफर्केट कर दिया अक्रॉस टाइप बी, टाइप सी एंड शुगर केन जूस से भी इथेनॉल बना सकते थे। इन सब का फायदा ये हुआ कि शुगर प्लेयर्स की बैलेंस शीट इंप्रूव हो गई। नाउ दे वर इन अ पोजीशन टू गो एंड आस्क टू अ बैंक फॉर अ लोन। उनकी डेट बाई इक्विटी वगैरह इंप्रूव हुई बिकॉज सब्सिडी जो है, सब्सिडी का नंबर डिक्रीज होने लगा बिकॉज इथेनॉल के थ्रू कैश रियलाइजेशन कंपनी की इंप्रूव हो गई। सो बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट ऑफ शुगर कंपनी वाज अ मेजर ड्राइवर थ्रू विच वी आर सीइंग दिस FY21 में जो ऑर्डर जंप हुआ है 1970 करोड़ का। पिछले 6 महीने की बात करें तो सिर्फ 6 महीने में 1406 करोड़ का इन्हें ऑर्डर विन हुआ है, जो कि हिस्टोरिकल हाई है। और अगर इसे हम 2x कर दे तो it may cross 2000 करोड़ का ऑर्डर बुक फॉर द कंप्लीट ईयर। सो ऑर्डर बुक में एक पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है, दैट इज टेलिंग अस कि 1G जो इनका प्रोडक्ट है, जो इनका मेन स्टे है बायो एनर्जी सेगमेंट का, जो स्टिल 75%, 77.4% कंट्रीब्यूट कर रहा है टू देयर टोटल ओवरऑल ऑर्डर, वो रेप्लिकेशन स्टेज में आ गया है। सो दैट इज द होल पॉइंट। इस कसौटी पे अगर प्राज को हम चेक करें तो प्राज हैज पास द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज इन 1G एंड क्रिटिकल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स मशीनरी वाला जो सेगमेंट है, इंजीनियरिंग बिजनेस है, उसमें दे आर बेसिकली इन रेप्लिकेशन फेज। वहीं बायोकेमिकल्स, हाई प्योरिटी कंप्रेस्ड बायोगैस एंड 2G इथेनॉल में दे आर स्टिल इन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज। वहीं ब्रीवरी एक मैच्योर स्टेज में जा चुका है। सो ओवरऑल कंपनी की लाइफ साइकिल को अगर हम पिन पॉइंट करना चाहें तो कंसिडरिंग द वॉल्यूम ऑफ 1G इथेनॉल एंड इंजीनियरिंग बिजनेस जो कि रेप्लिकेशन फेज में है, वी कैन से दैट कंपनी इज मूविंग टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फेज। सो अभी जो है दिस इज एक्चुअली अ राइट टाइम जहाँ पे इसके प्रोडक्ट रेप्लिकेट होने शुरू हो रहे हैं। तो अगर एक लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इट कुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट। इट इज नॉट लेट एक्चुअली, मेरे हिसाब से ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। किसी कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटी को चेक करने का एक बेहतरीन जरिया होता है टू लुक एट देयर कॉम्पनसेशन। मैनेजमेंट कितनी सैलरी ड्रॉ कर रहा है। सो लेट्स चेक आउट प्राज। अगस्त 2017 से डॉक्टर प्रमोद चौधरी हैं, हु इज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, और मिस्टर शिशिर जोशीपुरा, हु इज CEO एंड MD, इन दोनों की सैलरी में कोई इंक्रीज नहीं हुई है। प्रमोद चौधरी की सैलरी तो एक्चुअली पिछले साल डिक्रीज हुई है। ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी पोज्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक, ऑल द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने ऑफर किया था कि उनकी सैलरी 1/3 से रिड्यूस कर दी जाए। दिस इज द हॉलमार्क ऑफ अ गुड मैनेजमेंट। एक और रेशियो होता है जो हमें देखना चाहिए, दैट इज रेशियो ऑफ रिन्यूमरेशन ऑफ डायरेक्टर टू मीडियन रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। यानी कि एक एवरेज एम्प्लॉय की सैलरी अगर X है तो डॉक्टर प्रमोद चौधरी की सैलरी इज 43 टाइम्स ऑफ दैट, which is a decent number. Shishir Joshipura is just 38 times higher than an average employee, median employee salary. Shishir Joshipura is mechanical engineer from BITS Pilani, a well-reputed engineering college. Harvard में भी जाके advanced management courses किया हुआ है. So he's quite well educated in that front. At the same time, he has good industry experience. For example, he began his career at Thermax Limited, which is another reputed engineering company. I think Raj के साथ Thermax का एक collaboration भी है. It's a technology collaboration they have done together. So मुझे लगता है कहीं ना कहीं could be a possible link between these two companies. After Thermax, he joined a company called SKF. SKF भी बहुत well reputed company है. You can see it's a good company. So he was the managing director for 9 long years. So we can see that 9 साल का लंबा समय इन्होंने SKF को दिया. And I can show you in the chart that SKF had done रियली वेरी वेल। जब हम किसी बहुत अच्छे मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उन्हें एक लंबा रनवे भी मिलना बहुत जरूरी होता है, जैसा इन्होंने SKF में किया था। आई एम सीइंग दैट सिंस लास्ट 3-4 years ही इज देयर एंड आई सी अनदर 5-6-7 years का इनके पास स्पैन होगा। सो अराउंड अगर 8-9 years से इन्हें एक अच्छे मैनेजर को मिल जाता है, देन ही कैन रियली डू रियली वेल। मे बी यू कैन से बायस बाय माय इडियोसिंक्रेसी, बट I like to see long term management, because अगर long term management नहीं होगा तो long term thinking नहीं होगी, long term thinking नहीं होगी तो long term investor को अच्छे return नहीं मिलेंगे। So
I see as a good sign that Joshipura has been at the helm of affairs with Haskell for 7, 8, 9 years. And I hope कि ये प्राज को भी कंटिन्यू करते हैं. अगर he drops down from the list, then I think the story थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी मेरे लिए, because management को मैं 10 out of 10 दे रहा हूँ. One major contribution will come from Shishir and his expected long tenure. अब इस इन्वेस्टमेंट थीसिस में कुछ रिस्क जो इम्पोर्टेंट है मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ. अब प्राज के बिजनेस मॉडल को ईवी से एक लेजिटिमेट चैलेंज है, बिकॉज ईवी इज अनदर कंपीटिंग थीम, बट ईवी इज नॉट कम्प्लीटली सर्विंग टू द सर्कुलर इकोनॉमी. प्राज जो है वेस्ट से एनर्जी की बात कर रहा है, वेस्ट से एनर्जी कन्वर्ट करके फ्यूल बना करके, और जो रेसिड्यू होता है वो भी ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह फार्म वापस चला जाता है. वैसी चीजें ईवी में नहीं है. अगर हम बैटरी रिसाइकलिंग की बात करें तो स्टिल इट इज़ अ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव फुटप्रिंट है अगर हम डीपर लेवल पे ईवी को एनालाइज करें. सो again EV is a risk. Faster adoption of EV is risk, but certain portion like jet fuels and marine fuels जहाँ पे Praj is having innovative technology, वहाँ पे I don't see EV getting any market share. Second risk is policy swings, because this is basically business to government, B2G business है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं. तो अगर हम आत्मनिर्भर भारत को रीट्रैक कर लेते हैं, अगर गवर्नमेंट सम फाइन डेज गोज बैक ऑन देयर प्रोमिसेस, लाइक जो भी सपोर्टिंग एनवायरनमेंट बना हुआ है, अगर वो उस पर प्राज की डिपेंडेंस है, दैट इज़ अ रिस्क. साथ ही बिकॉज ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट, इनका रिसीवेबल साइकिल थोड़ा सा लॉन्ग रहता है. OMCs दे पे ऑन टाइम, बट शुगर एंड इथेनॉल प्ले में इन्हें कैश रिलेशन में थोड़ी सी डिले होती है, सो दैट इज़ अ रिस्क.